हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। लाइफ प्रोसेस के लेक्चर नंबर 6 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम सेकंड लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे। देखो, रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो बच्चा होता है वो रेस्पिरेशन और एक प्रोसेस होती है ब्रीथिंग, उसमें बहुत कंफ्यूज होता है। हमें रेस्पिरेशन के मीनिंग के अंदर बहुत जो है वो कंफ्यूजन होती है। अगर नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि रेस्पिरेशन क्या होता है तो आप बोलोगे कि भैया हम जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो रेस्पिरेशन है। और जब मैं आपसे पूछूंगा ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग किसको कहते हैं, तो आप बोलोगे कि सर दोनों सेम ही तो है। लेकिन बेटा, रेस्पिरेशन एक अलग फिनोमेना है और ब्रीदिंग एक अलग फिनोमेना है। रेस्पिरेशन पूरी तरीके से एक केमिकल प्रोसेस है, जबकि अगर मैं बात करूं ब्रीदिंग की तो एक पूरी तरीके से फिजिकल प्रोसेस है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम रेस्पिरेशन या आप इसे बोल सकते हो लाइफ प्रोसेस की सेकेंड पार्ट, इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो वैसे लिख भी दिया है मैंने, डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। देखो, एक तरफ ब्रीदिंग है और एक तरफ रेस्पिरेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रीदिंग जो होती है वो पूरी तरीके से एक फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन जो है वो एक पूरी तरीके से केमिकल प्रोसेस है। समझ गए मेरे बच्चों? अब इधर देखो, अगर हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो पढ़ लेते हैं इसको, ये क्या कह रहा है। ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग इज ए मैकेनिकल प्रोसेस in which fresh air is sent to the lungs while removing CO2 from the body by muscular movement। देखो, हमारे डायफ्राम जो है वो हमारा डायफ्राम मूवमेंट करता है और डायफ्राम की मूवमेंट की वजह से ऑक्सीजन जो है हमारे एयर जो है हमारे लंग्स के अंदर जाती है और एयर ही जब हम सांस छोड़ते हैं तो एयर बाहर आती है। तो जब एयर हम लंग्स के अंदर लेकर जाते हैं इस प्रोसेस को हम कह देते हैं इनहेलेशन, और जब एयर हम लंग्स से बाहर लेकर आते हैं इसको बोल देते हैं एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है उसको आप बोलते हो ब्रीदिंग। वापस से देख लो, जो हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं उसी को आप सिंपली बोल देते हो ब्रीदिंग। जबकि अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इज ए सेलुलर प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है? ये सेलुलर प्रोसेस है इन विच, मतलब सेल के अंदर होती है, इन विच सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज, इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज आर ऑक्सीडाइज्ड इन ऑर्डर टू लिबरेट केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसमें क्या किया जाता है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाता है, उसमें ऑक्सीजन ऐड की जाती है और इससे क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का ध्यान रख लेना, हमारी करेंसी होती है ये, एनर्जी इसी फॉर्म में हमारी बॉडी में जनरेट होती है। एटीपी कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी हम कह देते हैं। तो एटीपी बनता है भैया, और एटीपी बनाने की जो प्रोसेस है उसी को आप बोलोगे रेस्पिरेशन। वापस से देख लो, ये पूरी तरीके से एक फिजिकल प्रोसेस है। ये पूरी तरीके से कैसी है? फिजिकल प्रोसेस है, जबकि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये कैसी है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। आगे देखो, अकर थ्रो इनहेलेशन एंड फॉलोड बाय एक्सहेलेशन। कैसे होगी? इनहेलेशन होगा और एक्सहेलेशन होगा। इनहेलेशन ब्रीथ इन बोल सकते हो उसको आप, इनहेलेशन को क्या बोल सकते हो आप? इसको बोल सकते हैं ब्रीथ इन, और इसको बोल सकते हो ब्रीथ आउट। सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस लेना और सांस छोड़ना, सिंपल लैंग्वेज में आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद में अगर इसके अंदर देखें अपर थ्रो ग्लाइकोलाइसिस, एक तो होगा ग्लाइकोलाइसिस, अभी क्या होता है इसकी बात कर लेंगे, और एक होता है क्रैब्स साइकिल, एक होता है क्रैब्स साइकिल और एक होता है ग्लाइकोलाइसिस। अब ये क्या होता है इसकी भी हम थोड़ी देर में बात कर लेंगे। यूज एटीपी, इसमें एटीपी का यूज होता है, एनर्जी लगती है भैया सांस लेने और सांस छोड़ने में, जबकि इसमें क्या होता है, एटीपी जनरेट होता है। तो ये बेसिक हमने डेफिनेशन देखी है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आगे कभी कंफ्यूज नहीं होना है हमें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। हमें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को सेपरेट करके पढ़ना है। ब्रीथ का मतलब होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन,
और रेस्पिरेशन का मतलब होता है इट इज ए प्योरली बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीडाइज्ड ग्लूकोज, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हम करते हैं, और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या बनाते हैं, एटीपी के रूप में एनर्जी बनाते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, रेस्पिरेशन और ये ब्रीदिंग। अच्छा, अब ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल क्या होती है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे हम देखते हैं। अब रेस्पिरेशन के अंदर ही हम एक चीज समझेंगे कि भैया रेस्पिरेशन होता कैसे है। जनरली जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के पास में अगर हम देखें तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होता है। इसके अलावा अगर आप एक यूकैरियोटिक सेल को देखोगे तो उस पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर, मतलब बैक्टीरिया को छोड़कर हमारी सेल के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है वो हम समझेंगे। अब इधर देखो ध्यान से, देखो हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ भी आता है उसको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने के लिए होती है आपकी ब्लड वेसल। सपोज करो ये है आपकी ब्लड वेसल, ये है ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। और इस ब्लड वेसल्स के अंदर है ब्लड। अब ब्लड के अंदर क्या होगा, बेसिकली देखो ब्लड के अंदर ग्लूकोज होगा। अब ये ग्लूकोज कहां से आया, ये ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज कहां से आया भैया, आपने थोड़ी देर पहले जो खाना खाया है, जो आपने मीठा मीठा अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा फूड जो खाया है, स्वाद के लिए जो खाना खाया है, उस खाने के अंदर ग्लूकोज होता है। अब ये ग्लूकोज है आपके ब्लड के अंदर, इसके साथ ही ये ब्लड वेसल्स आपके लंग्स के पास से भी गुजरेगी। ये क्या है, ये आपका लंग्स है। लंग्स क्या करेगा, लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को ऐड कर देगा इसके अंदर। ये लो देखो, ये ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो गई, ये ऑक्सीजन ऐड हो गई। चलो रेड से बनाते हैं इसको, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, ये आ गई अंदर ब्लड के अंदर, ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गई। लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन आएगी ब्लड के अंदर, और फूड के थ्रू आएगा ग्लूकोज। अब ये सब कुछ कहाँ जाएगा भैया, ये सब कुछ जाएगा सेल के पास। बना लेते हैं, देखो ये एक सेल है, जितना भी कुछ होगा वो इसी के पास में जाएगा, ये सेल है, ठीक है। सबसे पहले तो ये ग्लूकोज भी सेल के अंदर जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भी कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। अब देखो सेल के अंदर जब ग्लूकोज आएगा, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाली स्ट्रक्चर होती है, मतलब इसके पास 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है सेल के साइटोप्लाज्म में, ये क्या है, ये सेल है, और इसके अंदर ये है सेल का साइटोप्लाज्म, ये है सेल का साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में ये चेंज होगा पाइरूवेट में, ये चेंज हो जाएगा पाइरूवेट के अंदर। और पाइरूवेट 3 कार्बन स्ट्रक्चर है, मतलब एक ग्लूकोज से 2 पाइरूवेट बने, समझ रहे हो ना। 6 कार्बन थे, तोड़ दिया दोनों को 2 पार्ट में, तो 3 इधर और 3 इधर, तो 2 पाइरूवेट बन गए आपके पास में। इस प्रोसेस को, ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने की प्रोसेस को आप बोल देते हो ग्लाइकोलाइसिस। तो यहां पर हुआ है ग्लाइकोलाइसिस, ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस आपने कर दी। अब आप बोलोगे सर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस तो हो गई, ऑक्सीजन का तो यूज हुआ ही नहीं इसके अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑक्सीजन का यूज आगे होगा, अभी देख बेटा। तो क्या हुआ देखा समझे, लंग्स से ऑक्सीजन आई, खाने से ग्लूकोज आया, दोनों सेल के अंदर गए। सेल के अंदर जाने के बाद में क्या होगा, सेल के अंदर जाने के अंदर बाद में क्या होगा, सेल के अंदर जाने के बाद में ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस करेगा और 2 पाइरूवेट बना लेगा। इसको पाइरूविक एसिड भी बोल सकते हो, कोई अलग नहीं है। आगे समझो, आपको पता है कि एक पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, कुछ पढ़ा होगा आपने 9th क्लास के अंदर। यह है पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड
क्या बोलते हैं बेटा? अरे क्या बोलेंगे इसको? माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज, पाइरुवेट, और ये पाइरुवेट जाएगा किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कैसे जाएगा वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमें ये ध्यान में नहीं रखना। ये आ गया पाइरुवेट, पाइरुवेट इसमें आ गया, ठीक है। साथ ही साथ इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का भी यूज होगा इसके अंदर। और यहां पर देखो, ये मैं बिल्कुल एक ऊपर से आपको बता रहा हूं, बाकी 11th क्लास के अंदर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है और क्रेब्स साइकिल क्या होती है। नॉर्मल 10th लेवल पर इतना याद कर लेते हो बहुत है, इतना ध्यान में रख लो बहुत है। अब इधर देखो, पाइरुवेट गया। पाइरुवेट जो है वो एक साइकिल के अंदर इन्वॉल्व करेगा, एक साइकिल के अंदर एंटर करेगा, जिसको बोलोगे आप क्रैब साइकिल। ये क्रैब साइकिल के अंदर आ गया, और क्रैब साइकिल से यहां पर आपके बनेगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो दिखाई क्रैब साइकिल के अंदर से आपके बनेगा यहां पर एटीपी, ये एटीपी बनेगा, और यहां पर इवॉल्व होगी CO2, जो सीधा का सीधा ये जो CO2 बनी है वो वापस चली जाएगी आपके ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर जाने के बाद में सीधा चली जाएगी आपके लंग्स के अंदर। तो ये सारी प्रोसेस जो मैंने आपको बताई, एक तो ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा क्रैब साइकिल, और जो एटीपी बना है, इस पूरी प्रोसेस को आप बोल देते हो रेस्पिरेशन। तो बेटा हमने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन देख लिया, आप लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एक में ऑक्सीजन या एयर यूज होगी और एक में एयर यूज नहीं होगी। बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। चलो इधर देखो, देखो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, मैं लिख देता हूं, एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है आपका एनएरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब क्या होता है बेटा, आपको थोड़ी देर में लेक्चर खत्म होते होते पूरा समझ में आ जाएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अब इधर देखो, हमने ये देखा था थोड़ी देर पहले, हमने ये देखा था कि ग्लूकोज को सेल के साइटोप्लाज्म में हमने चेंज करा था पाइरुवेट के अंदर। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या करा था कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है ग्लूकोज, उसको 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज किया था, जिसको आप बोलते हो पाइरुवेट। जनरली आप ऐसे बोल सकते हो कि एक ग्लूकोज से आपने 2 पाइरुवेट बनाए, ठीक है। आगे समझो ये प्रोसेस कहाँ होगी, ये प्रोसेस होती है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। आगे चलो, पाइरुवेट्स जो है वो आगे चलकर 3 पाथ जो है वो 3 पाथ के रूप में जो है वो रेस्पिरेशन कर सकता है। ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जब ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, जितनी ऑक्सीजन पाइरुवेट के लिए सफिशिएंट है उतनी ऑक्सीजन है, तो क्या होगा बेटा, पाइरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2, वाटर और एनर्जी बनाएगा। अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट है पाइरुवेट के लिए, तो इस प्रोसेस के थ्रू लगभग 36 ATP बनते हैं। कितने ATP बनेंगे, यहां पर आपके बनेंगे 36 ATP, लिख देता हूं मैं, यहां पर बनेंगे एनर्जी की फॉर्म में बनेंगे 36 ATP बनेंगे। अगर पाइरुवेट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इस टाइप का रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन मसल्स के अंदर,
तो पायरुवेट जो है वो चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। और इस टाइप के रेस्पिरेशन के अंदर लगभग लगभग आपके 2 एटीपी बनती है। देखो अगर पायरुवेट के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो गया पायरुवेट का। अब जब पायरुवेट का पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो जाएगा तो आपको 36 एटीपी मिलेगी। ठीक है, अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है सफिशिएंट, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी है, तो उस टाइम पर पायरुवेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा और पायरुवेट जो है वो चेंज हो जाएगा लैक्टिक एसिड के अंदर। और यहां पर एनर्जी बनेगी 2 एटीपी। एनर्जी तो बनेगी लेकिन कम बनेगी, मात्र 2 एटीपी आपको देखने को मिलेगा। ये जनरली मान के चलो नॉर्मल हो रहा है। और ये किसके अंदर हो रहा है, ये हो रहा है आपके ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर। आपने देखा होगा ना कि थोड़ी देर अगर आप ज्यादा अपनी मसल्स को यूज कर लेते हो, स्केलेटल मसल्स को ज्यादा यूज कर लेते हो, तो उनमें पेन होने लगता है। क्यों पेन होने लगता है, क्योंकि पायरुवेट को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड के कारण मसल क्रैम्प, मसल्स में पेन होने लगता है। तो बेसिकली इस टाइप का रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ह्यूमन मसल्स के अंदर होता है। और अगर मान के चलो ऑक्सीजन बिल्कुल ही एब्सेंट है, इस टाइप का रेस्पिरेशन ईस्ट के अंदर होता है। ईस्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन होती ही नहीं है, बिना ऑक्सीजन के ही वो रेस्पिरेशन कर लेते हैं। तो पायरुवेट जो है वो एथेनॉल में चेंज हो जाता है और साथ में CO2 और एटीपी बनती है, एनर्जी बनेगी। और इस एनर्जी में, इस एटीपी में कितने एटीपी बनेंगे, टोटल 2 एटीपी आपको देखने को मिलेंगे। 2 एटीपी देखने को मिलेंगे भैया। तो ऊपर वाले में देखो ऑक्सीजन यूज हो रहा है, इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। समझ रहे हो ना, पायरुवेट को अगर कंप्लीट ऑक्सीजन जितना उसको चाहिए उतना भर भर के ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, जितना ऑक्सीजन इसको चाहिए उतना मिल रहा है, तो CO2 वाटर और एनर्जी बनाएगा, 36 एटीपी बनेंगे। अगर मान के चलो ऑक्सीजन कम है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो पायरुवेट जो है वो उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से और वो लैक्टिक एसिड बना लेगा। और साथ ही 2 एटीपी, मात्र 2 एटीपी मिलेंगे। कहाँ 36 मिल रहे थे, कहाँ 2 मिल रहे हैं। और अगर मान लो ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर एथेनॉल बन जाएगा, CO2 मिलेगा और एनर्जी के रूप में 2 एटीपी मिलेगा। ठीक है, अब इधर समझो, इस टाइप का रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ईस्ट के अंदर होता है। अब ऊपर वाले में भर भर के ऑक्सीजन है ना, जितनी ऑक्सीजन आपको चाहिए उतनी ऑक्सीजन है। तो ऐसे रेस्पिरेशन को आप बोल देते हो एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। और नीचे दोनों के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कम है, तो ऐसे रेस्पिरेशन को आप बोल देते हो एन एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कह देते हो। तो अगर अच्छी तरीके से ऑक्सीजन मिल रही है तो एरोबिक, और लैक ऑफ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन एब्सेंट है तो उसको क्या बोलोगे, एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, सफिशिएंट ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऐसे रेस्पिरेशन को आप एनारोबिक रेस्पिरेशन बोल देते हो। समझ गए मेरे बाल को। अब इसमें से थोड़ी सी बात और देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको कंसंट्रेशन में एटीपी मिलता है, 36 एटीपी मिलता है। ठीक है, 2 पायरुवेट मिलकर 36 एटीपी बना रहे हैं। यहाँ पर 2 पायरुवेट से आपको कितना मिलेगा, 2 एटीपी मिलेगा। यहाँ पर भी 2 पायरुवेट से आपको मात्र 2 एटीपी मिलेगा। समझ गए एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। चलो देखो, नॉर्मली आपकी मसल्स के अंदर, ये तो समझ गए ऊपर वाला। अब एक बार ये मसल्स के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन समझो। देखो नॉर्मली जो आपकी मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है, इन स्केलेटल मसल्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप मेहनत करते हो, इन मसल्स पर वर्कलोड डालते हो, तो लगातार वर्क करने के कारण इन मसल्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वो डेफिशिएंट होना स्टार्ट हो जाती है, ऑक्सीजन कम होना स्टार्ट हो जाती है। और अब प्रॉपर पायरुवेट को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई। अब
पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पायरुवेट को एनर्जी तो बनानी है, तो पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पायरुवेट CO2 में ना टूटकर वो लैक्टिक एसिड बनाना स्टार्ट कर देगा, और लैक्टिक एसिड के कारण आपकी मसल्स में क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाएंगे, मसल्स बर्नआउट होना स्टार्ट कर देगी, मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, एटीपी फिर भी बनेगा। अच्छा, इस लैक्टिक एसिड को आपका जो लीवर होता है, यहां पर देखो ये आपका लीवर है, ये लीवर है, इस लैक्टिक एसिड को आपका लीवर जो है वो चेंज कर देता है ग्लूकोज के अंदर। ये लैक्टिक एसिड जाएगा लीवर के पास में, ये गया आपका लैक्टिक एसिड, और ये जो लीवर है इस लैक्टिक एसिड को चेंज कर देगा, इसको चेंज कर देगा ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज वापस से इन्वॉल्व हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, और ग्लाइकोलाइसिस से वापस से बनेगा पायरुवेट, और पायरुवेट से वापस से लैक्टिक एसिड या ऊपर वाली जो साइकिल है वो चली जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया, लैक्टिक एसिड को आपका लीवर चेंज कर देगा ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। इस साइकिल को आप बोलते हो कोरी साइकिल, ये कोरी साइकिल है, ठीक है ना, इस साइकिल को बोलते हो कोरी साइकिल, ये आपकी कोरी साइकिल है। लैक्टिक एसिड को आपने चेंज कर दिया ग्लूकोज में, किसने करा, लीवर ने करा। तो इस तरीके से लैक्टिक एसिड को जो है आप रिमूव कर देते हो आपकी बॉडी से। आगे समझो, अब ये वाला जो रेस्पिरेशन है कि पायरुवेट जो है वो ईस्ट के अंदर किस तरीके से हो रहा है, पायरुवेट को बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो पायरुवेट चेंज हो गया एथेनॉल के अंदर, और एथेनॉल और CO2 और एनर्जी बना देगा। इस टाइप का रेस्पिरेशन आपके ईस्ट में होता है, और बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना उनके अंदर भी होता है। इस प्रोसेस को, ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप बोल देते हो फर्मेंटेशन, इसको आप बोल देते हो फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस है बेटा, इसको आप बोल देते हो फर्मेंटेशन। देखो फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिसमें अल्कोहल होता है, ठीक है। एक फंगस होती है जिसको बोलते हैं सैकेरोमाइसीस सेरिवेसी, इसका यूज किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए, ईस्ट का यूज किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए। अब सैकेरोमाइसीस सेरिवेसी क्या करती है, इसका यूज ब्रेड बनाने के लिए भी किया जाता है। इस प्रोसेस का यूज, जो आपका ग्लूकोज होता है उसको पायरुवेट में, और पायरुवेट को फिर एथेनॉल में चेंज कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है, इसका यूज ब्रेड बनाने में, इसका यूज जो बेवरेजेस है, जैसे कि अगर मैं बात करूं अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे कि बियर है, वाइन है, विस्की है, रम है, इन सबको बनाने के लिए भी किया जाता है। बहुत सारी मेडिसिन जैसे पेनिसिलिन बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है जो ईस्ट के अंदर होती है। समझ गए मेरे बेटा? तो मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन बेसिकली दो टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आप ऑक्सीजन का यूज करते हो, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता है या कम होता है, जो हमने किसमें देखा था, मसल सेल के अंदर देखा था। एक मैंने आपको कोरी साइकिल के बारे में बताया और एक मैंने आपको फर्मेंटेशन के बारे में बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम, या नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा डिटेल में देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसको स्टार्ट करने से पहले ये पिछले वाले लेक्चर की स्लाइड है, इसको आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब देखते हैं आगे। देखो, अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और फिर रेस्पिरेटरी मसल्स जिसमें डायफ्राम आ जाता है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नोज के अंदर आपके 2 नोस्ट्रिल आगे चल करके खुलते हैं फेरिंग्स के अंदर, और फेरिंग्स आगे चल करके ओपन होता है लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स जो है वो ट्रेकिया का अपर पार्ट होता है जिसको वोकल कॉर्ड भी कहते हैं, जिससे साउंड हमारी प्रोड्यूस होती है।
लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ट्रेकिया, ट्रेकिया वो पार्ट होता है जो आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर या रिब केज के अंदर एंटर करता है। ट्रेकिया के बाद आपका आ जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई, ट्रेकिया दो ट्यूब में डिवाइड होती है, दो ट्यूब में बाइफरकेट होती है, और ये दोनों ट्यूब जो है वो लेफ्ट एंड राइट लंग्स के अंदर एंटर करती है। तो ट्रेकिया आगे चल के डिवाइड होती है आपके किसके अंदर, ब्रोंकाई के अंदर, और ब्रोंकाई आगे चल करके डिवाइड होता है डिफरेंट टाइप की ब्रोंकियोल्स के अंदर, और ये ब्रोंकियोल्स होती है आपके लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर ही एल्व्यूलाइज होती है, जिसको यूनिट ऑफ लंग्स भी हम कह देते हैं। और एक लास्ट ऑर्गन हम पढ़ेंगे लंग्स। तो ये सारे के सारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। और लास्ट एक हम पढ़ेंगे डायफ्राम, जो आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स होती है। तो अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को एकदम डिटेल में देखने जा रहे हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम भी हम देखेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से। देखो इससे पहले आपने ये देखा था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और डायफ्राम या रेस्पिरेटरी मसल्स जिसको हम कहते हैं। अब हम डिटेल में एक एक ऑर्गन को और डायग्राम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों शांति से इधर देखो। तो हम बना लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हम ड्रॉ करने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बालकों तुम भी देख सकते हो कि डायग्राम को मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ और सीख सकते हो मेरे साथ में डायग्राम। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया था वैसा सेम टू सेम है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर खास नहीं है। तो देखो सबसे पहला ऑर्गन जो आ जाता है वो है आपका नोज। ये है नोज, देख रहे हो ना, ये सुंदर सुंदर आपकी नाक होती है, ठीक है। कुछ बच्चों की हमारे यहाँ पर पकौड़े जैसी है, कुछ की बिल्कुल कटरीना कैफ जैसी है, किसी किसी की बिल्कुल आपको ऋतिक रोशन जैसी नाक देखने को मिलेगी, है ना। सर की नाक बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसी, मान सकते हो, ठीक है। तो ये है आपकी नोज। नोज के बाद में नोज देखो, नोज जो है नोज के अंदर अगर आप देखोगे तो नेजल पैसेज होता है। तो सेकंड जो ऑर्गन आ जाता है आपका वो आ जाता है नेजल पैसेज। तो सबसे पहले आ गया नोज, और नोज के बाद आ गया नेजल पैसेज, या इसको नेजल कैविटी भी आप बोल सकते हो, ये वाला, ठीक है। नेजल कैविटी भी आप इसको बोल सकते हो। तो पहला नोज और दूसरा नेजल पैसेज। नेजल पैसेज आगे चलकर ओपन होता है ऑर्गन नंबर 3, जिसको आप बोलते हो फेरिंग्स। ये है फेरिंग्स, ठीक है। नोज, नेजल पैसेज और फेरिंग्स। सबसे पहला नोज हो गया, अंडरलाइन कर देते हैं इसको। ये है नोज आपका, ये है आपका नेजल पैसेज, और थर्ड वन इज फेरिंग्स। अब ध्यान से देखो, जो फेरिंग्स है वो आगे चल करके 2 ट्यूब में ओपन होगा या 2 ओपनिंग में ओपन होगा, ठीक है। ये 2 ओपनिंग है इसकी। एक ओपनिंग जो है वो कहलाती है, देखो ये वाली जो ओपनिंग है, ठीक है, ये है आपका फूड पाइप। क्या बोलोगे इसको? फूड पाइप। जो फूड पाइप की ओपनिंग होती है, ये फूड पाइप की ओपनिंग है, इसको बोलोगे गैलेट। ये गैलेट है, ठीक है। जो फूड पाइप की ओपनिंग होती है उसको आप गैलेट बोलते हो। और जो विंड पाइप की ओपनिंग होती है, ये वाली ओपनिंग, इसको आप कह देते हो ग्लोटिस। ये ग्लोटिस है। तो 2 एक नए ऑर्गन मैंने बता दिए, ओपनिंग ऑफ फूड पाइप दैट इज कॉल्ड गैलेट, एंड ओपनिंग ऑफ विंड पाइप दैट इज कॉल्ड ग्लोटिस, ठीक है। ये फिर एक ट्यूब होती है। इस ट्यूब के इनिशियल पार्ट पर, यहां पर एक ऑर्गन होता है जिसको वोकल कॉर्ड या साउंड बॉक्स भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? ऑर्गन नंबर 4, इसको कह देते हैं वोकल
कोड, या दूसरा नाम है इसका लैरिंग्स। ये रहा, ठीक है, ये लैरिंग्स है, ये है आपका लैरिंग्स। और लैरिंग्स के ऊपर एक फ्लैप होता है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था अच्छे से, जो फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। पढ़ा था ना, बताया था मैंने कि आप रसगुल्ले जो है आप अपने लंग्स में नहीं रख सकते। लंग्स में अगर रसगुल्ले लेकर जाओगे तो हो सकता है उससे आपकी डेथ भी हो जाए। तो ठीक है ना, तो रसगुल्लों को हमें लंग्स में नहीं ले जाना है, उसको रोकने के लिए हमारे पास एक फ्लैप है, एक ढक्कन है। इस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो ग्लोटिस के ऊपर जो ढक्कन है, ये ग्लोटिस, और ग्लोटिस के ऊपर जो ढक्कन है जो इसको बंद करने का काम करेगा, दैट इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। ये है एपिग्लोटिस। तो ग्लोटिस के ऊपर जो ढक्कन है वो है एपिग्लोटिस। आगे समझो। और वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड जो है, वोकल कॉर्ड किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? ठीक है, एक ट्यूब के ऊपर ओपन होता है, जिसको आप नाम दे देते हो ट्रेकिया। ये ट्रेकिया है, ठीक है। ट्रेकिया आगे चल करके बाइफरकेट होती है, दो ट्यूब में डिवाइड होती है। इन ट्यूब को कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहेंगे बेटा? ब्रोंकाई। अब ट्रेकिया के अंदर एक बात ध्यान में रखना, ट्रेकिया के अंदर ऐसे सी शेप, ऐसे सी शेप कार्टिलेजेस रिंग होती है जो ट्रेकिया को हमेशा ओपन रखती है। देखो इस टाइप से कार्टिलेजेस रिंग होती है, देख देता हूं मैं, ये क्या है, क्या बोलोगे इनको? सी शेप या इनकम्प्लीट कार्टिलेजेस रिंग। ये सी शेप कार्टिलेजेस रिंग है जो ट्रेकिया को हमेशा खुला रखती है, ट्रेकिया को बंद नहीं होने देती। देखो आप एयर अंदर ले रहे हो, एयर बाहर छोड़ रहे हो, लगातार एयर को अंदर लेने और बाहर छोड़ने से ट्रेकिया का जो एयर प्रेशर है टाइम के साथ में चेंज होता रहता है। ये जो ट्रेकिया है इसका एयर प्रेशर टाइम के साथ चेंज हो रहा है। मान लो कभी प्रेशर लो हुआ और ट्रेकिया कोलैप्स हो गई, ठीक है, तो जैसे ही ट्रेकिया कोलैप्स होगी आप भी कोलैप्स हो जाओ। तो ट्रेकिया को हमेशा ओपन रखना बहुत जरूरी है, इसलिए इसके अंदर हमने कार्टिलेजेस सी शेप्ड रिंग, कार्टिलेजेस सी शेप्ड रिंग रखी है। सी शेप्ड रिंग का मतलब क्या है? देखो ये कंप्लीट रिंग होती है, ऐसे बनाओगे ये कंप्लीट रिंग है, लेकिन इसको इस तरीके से अगर आप एक तरफ से ओपन रख दोगे तो ये हो गई सी शेप कार्टिलेजेस रिंग। तो सी शेप कार्टिलेजेस रिंग होती है, ठीक है, जो ट्रेकिया को हमेशा ओपन करती है। ट्रेकिया आगे चल करके दो ट्यूब में डिवाइड होती है, एक लेफ्ट जो है वो ब्रोंकाई होती है और एक ब्रोंकस होती है, और एक राइट ब्रोंकस होती है। ब्रोंकस सिंगुलर है, दोनों को प्लूरल मिलाकर, दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। तो ऑर्गन नंबर जो 6 है वो है आपका ब्रोंकाई, और ये दोनों ब्रोंकाई जो है वो लेफ्ट एट राइट लंग्स के अंदर एंटर करती है। अच्छा उससे पहले एक बात और बता दूं कि ये जो ट्रेकिया है यहां से देखो, इससे ऊपर वाला जो पार्ट है, देखो इससे ऊपर वाला जो पार्ट है, इधर भी देख लो, इससे ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो तो बाहर है, आपके नेक वाले रीजन के अंदर है, और इससे नीचे वाला जो पार्ट है वो आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये आ जाता है आपके यहाँ पर थोरेसिक कैविटी, ये आपके थोरेसिक कैविटी का पार्ट आ जाता है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा नोज, नोज अंदर जाके खुलेगा नेजल पैसेज के अंदर, नेजल पैसेज फिर फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स फिर आगे चल करके ओपन होगा आपके ट्रेकिया। ट्रेकिया के इनिशियल पार्ट पर, स्टार्टिंग पार्ट पर होता है वोकल कॉर्ड, लैरिंग्स, ट्रेकिया। ट्रेकिया बाइफरकेट होती है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई एंटर करती है लेफ्ट एंड राइट लंग्स के अंदर। तो मेरे बच्चों आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब एक लंग्स तो है वो आपके यहाँ पर होता है, देखो एक लंग्स यहाँ पर है,
देखो एक लंग्स तो है यहाँ पर और एक लंग्स जो है आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, एक लंग्स इधर और एक लंग्स इधर है, दोनों को बराबर बनाएंगे अपन। ठीक है, ये दोनों लंग्स है। ये आपका सॉरी ये वाला आपका लेफ्ट लंग है और ये आपका राइट लंग्स है। ठीक है, लेफ्ट और राइट लंग मैंने आपके लिए बना दिए, आगे समझो। ठीक है, एक राइट लंग है और एक आपका लेफ्ट लंग। ब्रोंकाई, अच्छा लेफ्ट लंग और राइट लंग लिख देता हूं मैं। ये है आपका लेफ्ट लंग और ये है आपका राइट लंग। अब थोड़ा सा लंग के बारे में, लंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं ब्रोंकाई से जो ब्रोंक्यूल्स निकलती है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। देखो आपके पास में दो लंग्स होते हैं, ये पूरी एक कैविटी है। ये कैविटी कैसे बनी हुई है, आगे की तरफ तो है स्टर्नम, आगे की तरफ है स्टर्नम, जिसको हम जो आपकी डैगर शेप बोन होती है। ठीक है, जो आपकी छाती की बोन है। ठीक, समझ रहे हो ना मेरी बात, जो आपकी ऊपर की ये बोन होती है इसको बोलते हो आप स्टर्नम। पीछे की तरफ है वर्टेब्रल कोलम, आपकी रीढ़ की हड्डी, बैक बोन। तो आगे स्टर्नम, पीछे वर्टेब्रल कोलम, और वर्टेब्रल कोलम से निकल रही है रिब्स जो आके जुड़ रही है आपके स्टर्नम पर। तो स्टर्नम, वर्टेब्रल कोलम और रिब्स, इन्होंने मिलकर एक पिंजरा बनाया है और उस पिंजरे को आप बोलते हो थोरैसिक कैविटी। और उस पिंजरे के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो आपके दो वाइटल ऑर्गन होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। सबसे पहला जो ऑर्गन होता है वो होता है लंग्स। दो लंग्स है, लेफ्ट एंड राइट लंग्स। और लंग्स के अलावा एक ऑर्गन होता है आपका हार्ट। ठीक है, तो दोनों लंग्स के बीच में एक मीडियस्टेनम कैविटी होती है, उसमें हार्ट भी प्रेजेंट होता है। तो अगर आपसे पूछे कि आपका लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके अंदर ट्रीकिया और लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो आप बोलोगे कि भैया वो प्रेजेंट होते हैं हमारी थोरैसिक कैविटी के अंदर, वो थोरैसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। तो थोरैसिक कैविटी के अंदर दोनों लंग्स हो गए। दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पर, दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका हार्ट। और हार्ट जो है वो हल्का सा, देखो बिल्कुल आपकी थोरैसिक कैविटी, आपके दोनों लंग्स के बीच में होता है हार्ट, यहाँ पर होगा हार्ट। और यहाँ पर से आपके फीस्ट के साइज का यहाँ पर हार्ट होगा, यहाँ पर हार्ट बिल्कुल सेंटर में होता है हार्ट। और हार्ट सेंटर में होने के अलावा हल्का सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड, तो सेंटर में तो है ही, और सेंटर के साथ में हल्का सा ये लेफ्ट साइड टिल्टेड भी होता है। इस तरीके से लेफ्ट साइड थोड़ा सा खिसका हुआ भी होता है, समझ रहे हो ना मेरे बच्चों। ये हल्का सा ऐसे लेफ्ट साइड हल्का सा टिल्टेड भी होता है, और हल्का सा लेफ्ट साइड टिल्टेड होने की वजह से ये आपका हार्ट जो हल्का सा टिल्टेड है लेफ्ट साइड में, और हल्का सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड होने की वजह से जो लेफ्ट लंग है वो राइट लंग के कंपैरिजन में छोटा होता है। मैं क्या कह रहा हूं, देखो हार्ट जो है वो दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये जो हार्ट है वो हल्का सा टिल्टेड होता है टुवर्ड्स, हल्का सा टिल्टेड होता है टुवर्ड्स आपके लेफ्ट लंग। और लेफ्ट लंग की तरफ किसका हुआ होने के कारण, हार्ट के लेफ्ट लंग में किसके होने के कारण आपका जो लंग्स है, लेफ्ट लंग वाला, लेफ्ट जो लंग्स है वो होता है छोटा। समझ रहे हो मेरी बात। ये लो उसको, अब हार्ट जैसा लग रहा है ना। तो हार्ट लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग क्या है, थोड़ा सा छोटा है, किसके कंपैरिजन में, राइट लंग के कंपैरिजन में। समझ गए। अब इधर देखो, जो आपका राइट लंग होता है वो बटा होता है 3 लोब्स के अंदर, 3 लोब बना देते। देखो ये फर्स्ट लोब है, लोब नंबर 1। ठीक है, और इसके बीच में ये प्रेजेंट होती है फिशर, ये प्रेजेंट होती है फिशर जो दोनों लोब्स को अलग करती है, और एक फिशर होती है यहां पर। ठीक है, तो कितने लोब हो गए, 1, 2 और 3। तो 3 लोब हो गए, 1, 2 और 3।
इसको बोलते हैं राइट हॉरिजॉन्टल फिशर, इसको बोलते हैं ऑब्लिक फिशर, ठीक है। और ये बटा होता है आपके दो लोब के अंदर। 10th लेवल पर इन फिशर्स का नाम ध्यान में नहीं रखना है, बाकी रखना चाहते हो तो रख सकते हो। इसको बोलते हैं राइट हॉरिजॉन्टल फिशर, इसको बोलते हैं राइट ऑब्लिक फिशर, वो लेफ्ट ऑब्लिक फिशर है। और ये बढ़ गया आपके 1 और 2 जो है वो लोब के अंदर, 1 और 2 लोब के अंदर बढ़ गया ये, ठीक है। और इसके अलावा इसके ऊपर देखो हमने देख लिया लेफ्ट लंग और राइट लंग को इजीली हमने देख लिया, ठीक है। लेफ्ट लंग की बात करें वो छोटा होता है कंपैरिजन में राइट लंग के, क्यों? क्योंकि हार्ट टिल्टेड होता है आपके लेफ्ट लंग की तरफ। अब आगे देखो, आगे समझो। देखो आपके लंग्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर की कवरिंग होती है, उस लेयर को मैं बनाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। एक प्रोटेक्टिव लेयर की कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं प्लूरा। देखो एक प्रोटेक्टिव लेयर की इसके ऊपर कवरिंग होती है, इसको कहते हैं प्लूरा। ये डबल लेयर होती है। एक लेयर जो होती है वो सीधा लंग्स के साथ अटैच होती है, जो अंदर वाली लेयर है ये अटैच है लंग्स के साथ में, बिल्कुल अटैच है लंग्स के साथ में, ठीक है। ये लंग्स के साथ में बिल्कुल अटैच है। इसको हम कहते हैं विसरल प्लूरा, सॉरी विसरल प्लूरा, उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। ये विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा के बाहर एक और लेयर होती है, बना देते हैं उस लेयर को भी। ये एक और लेयर होती है, इसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, इसका नाम है पैराइटल प्लूरा। और ये दोनों मिलकर बना रही है प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है, ठीक है। दो मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो अटैच होगी लंग्स के साथ में, लंग्स के साथ में जुड़ी हुई है। और जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो लंग्स से दूर है, इसको अंदर वाली को विसरल प्लूरा और जो अटैच है उसको पैराइटल प्लूरा हम कह देंगे। अब विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के बीच में कैविटी है और उस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है फ्लूइड, इसको बोलोगे आप इसको बोलोगे प्लूरल फ्लूइड। अच्छा, इस फ्लूइड का क्या काम है? बेसिकली ये फ्लूइड क्या करेगा? बेसिकली फ्लूइड जो है वो प्रोटेक्शन करेगा, एक शॉक एब्जॉर्बर की जैसे काम करेगा। देखो मान के चलो रिब्स जो है वो उसको आपके लंग्स को एक्सटर्नल शॉक से या एक्सटर्नल जो बाहर से जो शॉक लगेगा उससे तो बचा लेगी, लेकिन रिब्स डायरेक्ट अगर आपके लंग्स से एक वाइटल ऑर्गन, एक सॉफ्ट ऑर्गन से टकराएगा, इतनी हार्ड रिब्स अगर इस सॉफ्ट ऑर्गन से टकराएगा तो हो सकता है कि आपकी रिब्स ही इस लंग को डैमेज कर दे। तो लंग्स के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव डबल लेयर होती है। ये डबल लेयर जो है वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, बाहर से शॉक लगेगा रिब्स ने एब्जॉर्ब करे और रिब्स का जो शॉक है वो ये फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ले दे करके लंग्स की प्रोटेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो एक होती है विसरल प्लूरा और एक होती है पैराइटल प्लूरा। मेरे बच्चों को यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं, बाकी ये दोनों लेयर किससे बनती हैं वो आप समझ में नहीं पाओगे। एक सीलोम होती है, सीलोम आप 11th क्लास में अगर बायो लेते हो तो आप 11th में जाके इसको पढ़ोगे, बाकी आप इतना ध्यान में रख लेना। इधर भी ये लेयर है तो इधर भी बनानी है आपको, है ना, दोनों तरफ होती है।
एक लंग्स की में मैंने बना दी, दूसरी में आप समझ लेना कि हाँ दूसरे में भी होगी। तो ये हमने लंग्स के बारे में पढ़ा। अब देखो लंग्स के अंदर क्या बच गया, अब इधर देखो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं। देखो ये जो ब्रोंकाई है, ये जो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई जो है वो आगे चलकर, ये ब्रोंकाई जो है वो आगे चलकर डिवाइड होती है। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगी, ठीक है। और फिर ब्रोंकाई आगे चल करके डिवाइड होगी ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगी, या अलग अलग ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड होगी, ठीक है। ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगी, हो गई डिवाइड। और इन ब्रोंक्यूल्स की टिप पर प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलर सैक, और इन एल्वियोलर सैक के अंदर प्रेजेंट होती है एल्वियोलाई। ठीक है, तो क्या क्या बनाया मैंने, ध्यान से देखना। एक तो मैंने आपको बनाया, देखो ये तो है ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ब्रोंकियोल्स के टिप के ऊपर होता है एल्वियोलर सैक, और एल्वियोलर सैक के अंदर होती है, ये एल्वियोलर सैक है, और इसके अंदर होती है आपकी, इस एल्वियोलर सैक के अंदर है एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई यूनिट होती है आपकी, आपके लंग्स की यूनिट ऑफ लंग्स है। तो ये एक लंग्स के अंदर इतनी सारी चीजें होती है। देखो ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई आगे चल के डिवाइड होगी ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई, अच्छा स्टार्टिंग से ट्रेकिया, ट्रेकिया बाइफरकेट हुई ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई दो ब्रोंकाई है, एक लेफ्ट में चली गई, राइट में एंटर हो गई, ब्रोंकाई फर्दर और ब्रोंकाई में डिवाइड होगी, और ये ब्रोंकाई आगे चलकर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगी। अलग अलग ब्रोंक्यूल्स होती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये ब्रोंक्यूल्स आगे चल के पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स, अलग अलग ब्रोंक्यूल्स होती है। ये ब्रोंक्यूल्स आगे चल करके जाकर जुड़ेगी एल्वियोलर सैक के साथ, और एल्वियोलर सैक के अंदर होती है आपकी एल्वियोलाई। तो ऐसे ही ब्रांचेस बनती है, ठीक है। ये ब्रांचेस पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है। तो ये हमने पढ़ लिया लोअर रेस्पिरेटरी पूरा सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा एक मसल्स और होती है यहाँ पर, जो नीचे की तरफ आपके थोरैसिक कैविटी के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है, इसको आप बोलते हो डायफ्राम, ये डायफ्राम। तो हमने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पढ़ा, नोज से लेकर डायफ्राम तक पूरा पढ़ लिया। तो नोज ओपन होगा नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज ओपन होगा फेरिंक्स में, फेरिंक्स आगे चल करके दो पार्ट में ओपन होता है। फेरिंक्स कॉमन पैसेज की जैसे काम करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए भी और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए भी। एक फूड पाइप और एक विंड पाइप, या जिसको क्या बोल सकते हो आप ट्रेकिया, ट्रेकिया के ऊपर होता है वोकल कॉर्ड। ट्रेकिया बाइफरकेट होती है, बनाती है ब्रोंकाई, जो आपके लेफ्ट एंड राइट लंग्स के अंदर एंटर करती है। लंग्स को हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया कि लंग्स जो है वो, लेफ्ट लंग जो है वो 2 लोब्स में बटा होता है, राइट लंग 3 लोब में बटा होता है। लेफ्ट लंग जो है वो छोटा होता है, ठीक है, स्लेंडर होता है, लंबा होता है, ठीक है। राइट लंग कैसा होता है, चौड़ा होता है, वाइडर होता है, बड़ा होता है, 3 लोब में बटा होता है। लेफ्ट 2, राइट 3 लोब के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लंग्स के अंदर जो है वो ब्रोंकाई एंटर करती है, ब्रोंकाई आगे चल के ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है। ब्रोंक्यूल्स जो है वो आगे चल करके और ब्रोंक्यूल्स बनाती है, और ब्रोंक्यूल्स के एंड पे ये ब्रोंक्यूल्स ओपन होती है एल्वियोलर सैक के अंदर। एल्वियोलर सैक के अंदर क्या होती है, बेसिकली एल्वियोलाई होती है। तो ये पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया, और एक एक ऑर्गन को मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म कैसे है, कैसे इनहेलेशन होता है और कैसे एक्सहेलेशन होता है। और अगर आप इसको समझना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मुझे समझानी है, मुझे आपको एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर समझानी है कि आपके पूरे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई कैसे अरेंज होती है, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे के डायग्राम, आगे के लेक्चर के अंदर, आगे की वीडियो के अंदर हम
एल्वियोलाई को देखेंगे। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ी थी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, थोड़ा सा मैं आपको लंग्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को समझा देता हूँ डायग्राम के थ्रू, है ना। इधर देखो, देखो आपको यहाँ पर एक इमेज आपको दिख रही होगी। उस इमेज के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ऊपर की तरफ ट्रेकिया है। ट्रेकिया आगे चलकर लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक ब्रोंकस जो है वो आपके लेफ्ट लंग में एंटर हो जाता है और एक ब्रोंकस जो है वो आपके राइट लंग के अंदर एंटर हो जाता है। ब्रोंकस जो है वो लंग्स के अंदर जाने के बाद में वो और ब्रांचेस में डिवाइड होता है और वो डिवाइड होता है सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में। तो प्राइमरी ब्रोंकाई तो डिवाइड होती है कहाँ से, ट्रेकिया से, और फिर प्राइमरी ब्रोंकाई कहाँ पर जाएगी, लंग्स के अंदर, और लंग्स में जाने के बाद में वो सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाएगी। ब्रोंकाई जो है वो आगे चल करके और ब्रांचेस में डिवाइड होने लगती है जिनको ब्रोंक्यूल्स हम बोल देते हैं। ब्रोंक्यूल्स की भी अगर बात करें तो बहुत सारी ब्रोंक्यूल्स होती है, जैसे कि लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स होती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होती है, पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स होती है। अच्छा, इन ब्रोंक्यूल्स के बाद में ये जो ब्रोंक्यूल्स होती है ये आगे चल करके एक बंच ऑफ एल्वियोलाई के साथ कनेक्ट होती है। बहुत सारी एल्वियोलाई एक बंच के अंदर होती है, एक अंगूर के गुच्छे के रूप में, ग्रेप्स का एक पूरा का पूरा बंच के रूप में आपको दिखाई देती है। जो बंच होता है उसको एल्वियोलर सेक बोल देते हैं, और उस एल्वियोलर सेक के अंदर एक जो सिंगल आपको गोल स्ट्रक्चर दिखेगी उसको आप बोल दोगे एल्वियोलाई। तो हमने क्या देखा, पहले ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फिर बहुत सारी ब्रोंकाइज में डिवाइड होके वो ब्रोंक्यूल्स में ओपन होगी, ब्रोंक्यूल्स सीधा जाकर ओपन होगा किसके अंदर, एल्वियोलर सेक के अंदर, और एल्वियोलर सेक के पास में क्या है, एल्वियोलाई है। एल्वियोलर सेक जो है वो पूरी तरीके से कवर्ड होता है ब्लड वेसल्स के साथ में, ब्लड वेसल्स इसके चारों तरफ होती है, ठीक है, ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके। अब हमारा जो टॉपिक है वो गैस एक्सचेंज थ्रू एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के थ्रू कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है वो हम देखेंगे। देखो इधर, जैसे कि सपोज करो हमारे पास में ये है एक एल्वियोलाई, ये देखो एक एल्वियोलाई है, ये एक एल्वियोलाई है। इस एल्वियोलाई की अगर मैं बात करूं तो ये अंदर से लाइन होती है, ये अंदर से कवर्ड रहती है, एक सिंगल सेल की लेयर होती है ये, और ये लेयर होती है एपिथेलियल टिश्यू की। ये लेयर होती है मेरे प्यारे बच्चों एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होती है, ये एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है। अच्छा, इस लेयर के ये तो एपिथेलियल टिश्यू की लेयर हो गई। इस एल्वियोलाई के चारों तरफ होती है ब्लड कैपिलरी। ब्लड वेसल्स का भी ध्यान रखोगे, कौन सी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये है आपकी ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, ठीक है, और ये भी सिंगल लेयर होती है, सिंगल सेल, एक सेल की लेयर से बनी होती है, मतलब मोटाई या थिकनेस कितनी होती है, एक सेल के बराबर। एल्वियोलाई की भी थिकनेस कितनी होती है, एक सेल के बराबर, ताकि आसानी से क्या हो सके, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सके, ठीक है, बना दिया हमने। ये आपकी ब्लड वेसल से ब्लड कैपिलरी है, और ये आपकी क्या है, एल्वियोलाई, ये है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है, ये एल्वियोलाई। अब अच्छा, एल्वियोलाई के पास में थोड़ा सा इसमें वाटर भी होता है, कुछ मात्रा, ज्यादा नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा वाटर होता है इसमें, ठीक है, ताकि गैसेस को डिसॉल्व कर सके, कुछ मात्रा में गैसेस इसमें हमेशा रहे। अब ये कैसे करते हैं, देखो कैसे इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जो एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूजन करके चली जाती है आपके ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। अब क्यों जाती है वो आपके 11th क्लास के अंदर आप उसको पढ़ोगे। इसमें पार्शियल प्रेशर का रोल होता है, या प्रेशर समझ सकते हो आप, एयर प्रेशर का रोल होता है, ठीक है। और जो CO2 है, जो CO2 है वो ब्लड कैपिलरी से आपके आ जाती है किसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर। कुछ इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है
एल्वियोलाई के थ्रू। तो इसको लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बच्चों अब हम समझने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि हम जो सांस लेते हैं और जो सांस छोड़ते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो होता है वो कैसे कंट्रोल होता है। देखो कुछ मसल्स होती है, कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स होती है जो हमारे रिब केज में भी होती है, जिनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, और एक मसल्स होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम और आपके इंटरकोस्टल मसल्स ही ब्रीदिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। देखो ब्रीदिंग मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको सबसे पहले एयर प्रेशर को समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे आसपास की जो एयर है वो हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है। उस एयर प्रेशर को जब आप समझ जाओगे तो आराम से आप जो हो इजीली ये समझ पाओगे कि क्या होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर। अच्छा, एयर प्रेशर को आप कैसे समझ सकते हो? देखो एयर प्रेशर को समझने के लिए हम देखो इसका यूज कर सकते हैं, आप इससे एयर प्रेशर को समझ सकते हो। ठीक है, अगर सपोज करो इस बोतल को मैं स्क्वीज करूं अगर इस बोतल को मैं स्क्वीज करूं, दबाऊं, तो क्या होगा? इसके अंदर की जो एयर है वो बाहर निकलेगी। अच्छा, इसके अंदर से एयर बाहर क्यों निकली? क्योंकि इसके अंदर भी एयर है और उसके बाहर भी एयर है। देखो इस बोतल के बाहर भी एयर है, इस बोतल के अंदर भी एयर है। एयर जो प्रेशर लगा रही है उसको आप एयर प्रेशर बोल देते हो। ठीक है, अगर जब इसको मैं दबाऊंगा तो दबाने से क्या होगा? अंदर जो एयर है वो एयर के लिए वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो एयर के जो पार्टिकल है, गैस के जो पार्टिकल है आपस में टकराएंगे, और उनके टकराने से कोलिजन बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ने के कारण क्या होगा? अंदर का एयर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। अब अंदर एयर प्रेशर ज्यादा है, बाहर एयर प्रेशर कम है, इस कारण से क्या होगा कि अंदर की जो एयर है वो कहाँ निकलेगी बेटा? बाहर निकलेगी। तो हम इससे एयर प्रेशर को समझ सकते हैं। अच्छा, और अच्छे से एयर प्रेशर को समझने के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने डिजाइन करने जा रहा हूं, जो आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी समझा के जाएगा। देखो बेटा, अगर हम सपोज करो हम एक प्लास्टिक का इस तरीके से जार ले लें, और इस प्लास्टिक के जार को मैंने नीचे से कर दिया है कट। एक प्लास्टिक का जार ले लिया जिसको मैंने नीचे से कट कर दिया है। ठीक है, इस प्लास्टिक के जार के अंदर मैंने एक लगा दिया है कॉर्क, ये कॉर्क लगा दिया है, और इस कॉर्क के सेंटर में, ये कॉर्क के सेंटर में एक छेद करके, पोर करके इसमें से मैंने डाला है स्ट्रो। ये एक स्ट्रो मैंने इसमें डाल दिया, और इस स्ट्रो के साथ मैंने अटैच किया है एक बलून। ये देखो मैंने इसके साथ एक अटैच कर दिया बलून। ठीक है, अब ये जो मैंने लिया था जार, जो मैंने लिया था, इस जार के नीचे की तरफ, इस जार के नीचे की तरफ एक मेम्ब्रेन मैंने लगा दिया। आप मान सकते हो इसी बलून की मेम्ब्रेन मैंने बना के लगा दी। ठीक है, इस मेम्ब्रेन की बलून निकल लगा दी। देखो फर्स्ट कंडीशन तो ये है, अब ध्यान से समझना, ये मेम्ब्रेन की फर्स्ट कंडीशन है। तो बलून भी आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेम्ब्रेन रिलैक्स है, मेम्ब्रेन नॉर्मल है, मेम्ब्रेन में आपने कोई चेंज नहीं किया है। तो मेम्ब्रेन में कोई चेंज नहीं किया है तो बलून में भी कोई चेंज नहीं किया है। अच्छा, इसको मैंने कर दिया एयर टाइट। एयर टाइट का मतलब है कि कहीं से भी इसमें एयर नहीं आ सकती, और एयर अगर आ सकती है तो वो आ सकती है स्ट्रो के थ्रू, और स्ट्रो के थ्रू भी एयर जो है वो जार में नहीं आ सकती, वो आएगी बलून के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैंने क्या करा, ये जो मेम्ब्रेन थी इसको मैंने इतना ऐसे खींच दिया, इसको नीचे की तरफ मैंने खींचा, नीचे की तरफ मूव करा। अब नीचे की तरफ मूव करा तो क्या होगा है बच्चों? जब मैं इसको नीचे की तरफ खींचूंगा तो क्या होगा? देखो सबसे पहले पहली कंडीशन ये थी, सेकंड कंडीशन इसकी आ गई। जैसे इसको नीचे खींचोगे, आपको पता है कि अंदर का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम जो है, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो चुका है। यहाँ पर ये वॉल्यूम बढ़ चुका है। जब इसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा, देखो इसको जैसे ही खींचा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब उस वॉल्यूम को भरने के लिए
बाहर से हवा कहाँ आने लगेगी इस बलून के अंदर, अरे बाहर से हवा कहाँ आने लगेगी इस स्ट्रो से, स्ट्रो के थ्रू अंदर आने लगेगी। और जब अंदर की तरफ इसमें हवा आने लगेगी तो आप देखोगे कि बलून जो है कुछ इस तरीके से फूलने लगेगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो ऐसी थी बलून की। अब ये जो कंडीशन है वो सेकंड है। देखो मैंने आपको क्या बताया, पहले ही नॉर्मल कंडीशन में था, जब ये नॉर्मल था तो बलून बिल्कुल स्क्वीज था, पिचका हुआ था। लेकिन जैसे ही आपने इसको खींचा तो खींचते ही क्या हुआ, खींचते ही इस पूरे जार का वॉल्यूम बढ़ गया। और इस वॉल्यूम बढ़ने के कारण इस वॉल्यूम को भरने के लिए बाहर से हवा अंदर आएगी और अंदर किसके अंदर आएगी, बलून में, और बलून फूल जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसको नीचे खींचोगे, वॉल्यूम को बढ़ाओगे, तो वॉल्यूम को बढ़ाने के कारण एयर जो प्रेशर है, एयर जो प्रेशर है वो हो जाएगा डिक्रीज। एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और जब अंदर का एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बाहर का एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो बाहर से हवा अंदर का आने लगेगी, बाहर से हवा कहाँ आने लगेगी, अंदर। अच्छा एक बात ध्यान में रखना, हवा जो है अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है। जैसे इसको नीचे खींचोगे अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा, अंदर की वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर की जो एयर के पार्टिकल है वो दूर दूर जाने लगेंगे, दूर दूर जाने के कारण उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अंदर प्रेशर कम, बाहर प्रेशर ज्यादा, तो बाहर की हवा कहाँ आने लगेगी, अंदर आने लगेगी। तो जैसे ही इसको नीचे कॉन्ट्रैक्ट करोगे, नीचे खींचोगे, बलून में हवा बढ़ने लगेगी। अब इमेजिन करो कि ये जो जार है, ये जो जार दिख रहा है आपको, ये है आपका रिब केज, रिब केज। ये जो बलून आपको दिख रहा है ये है आपके लंग्स, और ये है आपकी ट्रेकिया या ब्रोंकाई जो आप मान लो। ठीक है, तो आप सोचो, और ये अंदर जो कैविटी है ये है आपकी थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी। तो जैसे ही इस डायफ्राम को नीचे खींचोगे, तो डायफ्राम को नीचे खींचते ही क्या होगा बेटा, डायफ्राम को नीचे खींचते ही आपके थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर प्रेशर कम, और एयर प्रेशर कम तो बाहर से हवा कहाँ आने लगेगी, आपके लंग्स के अंदर आने लगेगी। एक बात और ध्यान में रखना, ठीक है, एक बात और मैं लिख देता हूं, अगर थोरैसिक वॉल्यूम होता है इंक्रीज, ठीक है, इसको ऐसे याद रख लो, थोरैसिक वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थोरैसिक प्रेशर के, थोरैसिक प्रेशर के। कौन से प्रेशर के, एयर प्रेशर के। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, और अगर ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर प्रेशर कम, और थोरैसिक वॉल्यूम घटेगा तो एयर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इधर देखो, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में समझते हैं। इनहेलेशन जब हम करते हैं तो जब डायफ्राम होता है, सबसे पहले क्या होता है, डायफ्राम होता है कॉन्ट्रैक्ट, और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने पर, डायफ्राम पहले डोम शेप था, ऐसे डोम शेप था, तो डोम शेप डायफ्राम जो है वो हो जाता है फ्लैट, और ये मूव करता है डाउनवर्ड। देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मूव कर रहा है डाउनवर्ड। देखो डायफ्राम हो गया कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होते पहले डोम शेप था, अब ये नीचे की तरफ मूव करेगा। जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ये तो नीचे मूव कर रहा है, और इसके साथ नीचे मूव करते साथ साथ ही जो रिब्स होती है वो अपवर्ड मूव करती है। रिब्स के पास में इंटरकोस्टल मसल्स होती है, उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है जो रिब्स को ऊपर की तरफ उठाती है। आप सांस लो, आपको रिब्स ऊपर की तरफ उठती हुई लगेगी जब सांस अंदर लोगे, और डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ जाता हुआ लगेगा। ठीक है, वापस से सुनो, रिब्स बाहर निकल रही है, डायफ्राम नीचे जा रहा है, तो रिब्स के बाहर निकलने और डायफ्राम के नीचे जाने, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड गोज डाउनवर्ड, रिब्स जो है वो कहाँ जाएगी, अपवर्ड। तो रिब्स के ऊपर जाने और डायफ्राम के नीचे जाने के कारण आपका थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर का एयर प्रेशर हो जाएगा कम। अब बाहर से जो हवा है वो कहाँ पर आने लगेगी, आपके लंग्स के अंदर आने लगेगी। समझ गए मेरे बच्चे, इधर आ जाओ। इन एक्सहेलेशन में क्या होगा, जो फ्लैट डायफ्राम था वो वापस से रिलैक्स्ड होगा, और वापस से अब कैसा हो जाएगा, डोम शेप हो जाएगा, और अपवर्ड मूव करने लगेगा। ये डाउनवर्ड मूव कर रहा था, अब यहाँ पर अपवर्ड मूव करेगा।
इसके अपवर्ड मूव करने के कारण रिब्स कहाँ जाएगी, डाउनवर्ड। रिब्स गई डाउनवर्ड, डायफ्राम गया अपवर्ड, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम अंदर का डिक्रीज होगा एयर प्रेशर बढ़ जाएगा और अंदर से हवा जो है वो कहाँ निकलने लगेगी, बाहर निकलने लगेगी। तो ये कंप्लीट हो गया आपका एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या हुआ, वापस से मैं इसको पढ़ देता हूँ। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम हुआ कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम गोज डाउन, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर डाउन जाएगा। द रिब्स मूव अपवर्ड, रिब्स जो है अपवर्ड मूव करेगी। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या होगा, इंक्रीजेस एंड एयर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही डिक्रीज होगा तो एयर जो है बाहर से कहाँ आने लगेगी, अंदर। तो इनहेलेशन कंप्लीट हुआ। एक्सहेलेशन में देखो, द डायफ्राम रिलैक्स, डायफ्राम रिलैक्स होगा। द डायफ्राम गोज अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगा। द रिब्स मूव डाउनवर्ड, रिब्स अंदर की तरफ आएगी। इससे क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। एयर प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंक्रीज। ठीक है, एयर प्रेशर हो जाएगा इंक्रीज। और जैसे ही एयर प्रेशर बढ़ेगा तो एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स, एयर जो है वो लंग्स के थ्रू कहाँ निकल जाएगी, बाहर, थ्रू द नोज। तो इस तरीके से एक्सहेलेशन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे बच्चों लेक्चर खत्म हुआ। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में, ले चुके स्क्रीनशॉट, चलो। तो बेटा हमने एक कंप्लीट लेक्चर के अंदर रेस्पिरेशन हमने कर दिया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। जब तक के लिए अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।